प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश लोक सेवा या नौकरशाही के कार्य एवं भूमिका। अर्थात ब्रिटेन में जो नौकरशाही है, जिसे लोक सेवा भी कहा जाता है, नागरिक सेवा भी कहा जाता है, स्थायी सरकारी कर्मचारी भी कहा जाता है, गैर राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है। भाई, इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इसके कौन कौन से रोल हैं, अर्थात इसकी भूमिकाएं कौन कौन सी हैं, इस बात के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जब हम आमंड एवं पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम पढ़ते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो अपलोड भी कर दी है, तो उसमें वास्तव में जो इनपुट है, इनपुट के बाद में रूपांतरण प्रक्रिया कन्वर्ट सिस्टम है, फिर आउटपुट है, तो वास्तव में जो नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों की क्रियान्विति भाई इस नौकरशाही के द्वारा ही की जाती है। ये बात अलग है कि मंत्रिमंडल के नेतृत्व में स्थायी सरकारी कर्मचारी प्रशासनिक कार्यों को करते हैं, सरकार की नीतियां जो होती हैं उनकी क्रियान्विति करते हैं। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो यही है कि लोक सेवा या नौकरशाही के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए मैं अपलोड करता हूं, इसकी जानकारी आपको हो, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, मेरा मूल लक्ष्य यही है कि मैं राजनीति विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम को मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराऊं। फिर चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के मतलब स्नातक स्तर के स्टूडेंट्स हो, या स्नातकोत्तर स्तर के स्टूडेंट्स हो, अर्थात आप चाहे बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, या फिर जो है राजनीति विज्ञान में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा क्यों ना हो, यदि आप राजनीति विज्ञान विषय से उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए हमारे चैनल पर सारे टॉपिक्स उपलब्ध होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, ब्रिटिश लोक सेवा अर्थात नौकरशाही के कार्य या भूमिका। भाई, इसके कार्यों और भूमिका समझें। यहाँ मैंने आपके लिए दो डायग्राम भी बनाए हैं, नंबर 1, नंबर 2। इसके माध्यम से आप इनके कार्यों को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि बनाएं, क्या कि आखिर नौकरशाही कहते किसे हैं, लोक सेवा कहते किसे हैं। तो ध्यान दें भाई, वास्तव में राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसमें से हम चर्चा कर रहे हैं कार्यपालिका की। और कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? विशेषकर इसके कार्यकाल के आधार पर इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, या राजनीति में भाग लेते हैं या नहीं लेते, इसके आधार पर 2 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से? एक राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा गैर राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्रीगण आते हैं, मंत्रिमंडल आता है, मंत्रिपरिषद आता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका वास्तविक रूप में एक प्रकार से ये अस्थायी कार्यपालिका भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में इनका जो कार्यकाल होता है भाई, प्रति 5 वर्ष पर चुनाव होने ही होने। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो राजनीतिक दल की सरकार है वो राजनीतिक दल दोबारा में ही सत्ता में आए, दोबारा सत्ता में आए। इसी के साथ में हो सकता है कि बीच में ही सरकार का जो है पतन हो जाए मंत्रिमंडल के विरुद्ध। यदि लोक सदन ने अविश्वास प्रस्ताव रख दिया और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका वास्तविक रूप में क्या होती है? अस्थायी होती है, इसलिए इसको अस्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। और राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आते हैं? मंत्रीगण आते हैं। मैंने यहाँ नोट भी किया है, राजनीतिक कार्यपालिका मंत्रीगण। दूसरा जो प्रकार होता है कार्यपालिका का, वो क्या होता है? गैर राजनीतिक। यहाँ आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से, गैर राजनीतिक कार्यपालिका। गैर राजनीतिक कार्यपालिका में कौन होते हैं? सरकारी कर्मचारी होते हैं, स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं। स्थायी सरकारी कर्मचारियों का समूह होता है, और वास्तविक रूप में जो ये सरकारी कर्मचारियों का समूह होता है वह ही नौकरशाही कहलाता है। अब इसको दूसरे रूप में समझाऊं मैं, ध्यान दें। वास्तव में जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, मतलब मंत्रीगण, जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, भाई प्रत्येक विभाग का जो अध्यक्ष होता है मंत्री ही होता है। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है
वो वास्तव में सरकारी कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में रखते हुए प्रशासनिक कार्यों को करवाता है। मतलब जो मंत्री होते हैं वो सरकारी कर्मचारियों से प्रशासनिक कार्यों को करवाते हैं। इसलिए यहाँ नौकरशाही का सीधा सा अर्थ क्या हो गया कि राजनीतिक कार्यपालिका सरकारी कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में रखते हुए प्रशासनिक कार्यों का संचालन करवाती है। और जो सरकारी कर्मचारियों का समूह होता है जिसके द्वारा प्रशासनिक कार्य संचालित किए जाते हैं, प्रशासनिक कार्यों को किया जाता है, कानूनों की क्रियान्विति की जाती है, कानूनों को संचालित किया जाता है, नीतियों को संचालित किया जाता है, नीतियों को लागू किया जाता है, उन सभी सरकारी कर्मचारियों को जो समूह होता है बराबर वही नौकरशाही कहलाता है, वही लोक सेवा कहलाता है, वही असैनिक सेवा कहलाता है, वही नागरिक सेवा कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़े। ब्रिटेन में विशेषकर राज्य सेवाएं दो प्रकार की होती हैं, सैनिक और असैनिक सेवा। तो वास्तव में जो ये असैनिक सेवा है, इस असैनिक सेवा का जो निर्माण होता है वह लोक सेवा से ही होता है। और जो ये लोक सेवा है वो लोक सेवा ही नागरिक सेवा भी कहलाती है और नौकरशाही भी कहलाता है। तो एक प्रकार से सरकारी कर्मचारियों का जो समूह होता है वह ही एक प्रकार से असैनिक सेवा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक बात ध्यान रखनी है, वास्तव में देखो बोलचाल की भाषा में जो ये नौकरशाही है ना, ये नौकरशाही लोक सेवा नौकरशाही है, या इसको अफसरशाही भी कहा जाता है, इसको अधिकारी तंत्र भी कहा जाता है। 3 नाम बताए मैंने, नौकरशाही, अफसरशाही, अधिकारी तंत्र। देखो बोलचाल की भाषा में जो इसका अर्थ लिया जाता है ना वह वास्तव में गलत रूप में लिया जाता है। मतलब बोलचाल की भाषा में नौकरशाही, अफसरशाही, अधिकारी तंत्र एक बदनाम शब्द है। क्यों? क्योंकि इसका जो अर्थ लिया जाता है वह इस रूप में लिया जाता है कि जो ये सरकारी कर्मचारियों का समूह है, वो वास्तव में जो सरकार की नीतियां होती हैं उन नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वित नहीं करते हैं। वो अनुत्तरदायित्व पूर्ण से, क्या कह रहा हूं, अनुत्तरदायित्व ढंग से, फिर से बोल रहा हूं, उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से नहीं, अनुत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से वास्तव में ये नीतियों को संचालित करते हैं। अथवा जैसे ये रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचारी में लिप्त रहते हैं, वास्तविक रूप में कार्यों में विलंब करते हैं। इसी के साथ में आप यह भी कह सकते हैं कि वास्तव में जो ये सरकारी कर्मचारियों का समूह होता है वह नीतियों को संचालित करने में वास्तविक रूप में ईमानदारी का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ रिश्वतखोरी का जो है प्रयोग किया जाता है। इसलिए बोलचाल की भाषा में नौकरशाही, अफसरशाही, अधिकारी तंत्र एक बदनाम शब्द है। क्यों? क्योंकि वास्तव में, फिर कह रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में जो ये सरकारी कर्मचारियों का समूह होता है ना वो अनुत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से नीतियों को संचालित करते हैं। इस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है बोलचाल की भाषा में। लेकिन ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में जो नौकरशाही का अर्थ लिया जाता है वह अर्थ मैंने यहाँ ये निशान किया है, रिमार्क, ये इसका मतलब यहाँ यही अर्थ होगा कि ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में इसका अर्थ ये होगा कि राजनीतिक कार्यपालिका, जो मंत्री गण होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका अपने नियंत्रण में, अपने नेतृत्व में जो सरकारी कर्मचारियों का समूह होता है, जिनको आप प्रशासनिक अधिकारी भी कह सकते हैं, लोक सेवा भी कह सकते हैं, नौकरशाही भी कहते हैं, तो वास्तविक रूप में सरकारी कर्मचारियों का जो समूह होता है उसको अपने नियंत्रण में रखते हुए प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं। और जो सरकारी कर्मचारियों का समूह होता है वह ही नौकरशाही कहलाता है। तो ये ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में नौकरशाही का अभिप्राय होगा। अब हमें तो मूल बात ये समझनी है कि इस नौकरशाही के द्वारा, मतलब जो ये सरकारी कर्मचारियों का समूह है वो समूह ही नौकरशाही है, वही लोक सेवा है, वही नागरिक सेवा है, वही असैनिक सेवा भी कह सकते हैं आप। तो इसके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें। वास्तव में ब्रिटेन की जो नौकरशाही है या जो लोक सेवा है या जो स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं या जो असैनिक सेवा है या जो नागरिक सेवा है, इसके द्वारा मुख्यतया, ध्यान दें मैं पहले डायग्राम समझाऊंगा, मुख्यतया प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। इसका ये तो मूल कार्य है, ये तो करना ही करना है। अर्थात नौकरशाही के द्वारा विशेषकर प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। परंतु वर्तमान समय में केवल प्रशासनिक कार्य ही नहीं करती है ये नौकरशाही,
बल्कि इसके साथ में विधायी कार्य भी करती है, वित्तीय कार्य भी करती है और न्यायिक कार्य भी करती है। आमंड पावेल ने अपने संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम में ये तो बात बतलाई है कि एक संरचना एक कार्य नहीं करती, एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है। तो नौकरशाही भी तो एक संरचना है, इसलिए ये एक से अधिक कार्य करती है। मूल काम इसका प्रशासनिक कार्य है, मतलब नीतियों की क्रियान्विति करना है, नीतियों को लागू करना है, नीतियों को संचालित करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ प्रशासनिक कार्य के साथ ही साथ वास्तव में नौकरशाही के द्वारा विधायी कार्य मतलब कानून निर्माण संबंधित कार्य भी किया जाता है, वित्तीय कार्य भी किए जाते हैं, बजट से संबंधित, इसी के साथ में न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं। जो न्यायिक अधिकरण वहाँ पर हैं ब्रिटेन में, वास्तविक रूप में उनके द्वारा जो अधिकारियों के संबंध में कोई समस्या होती है, कोई विवाद होता है, तो उसका फैसला उनके द्वारा सुनाया जाता है, जिसको कि प्रशासनिक न्यायालय की संज्ञा भी दी जाती है। हालांकि विशेषकर पूरी दुनिया में जो फ्रांस है, फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालय की स्थापना विशेषकर की गई है। बाकी आज हम देखते हैं जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी में किसी न किसी रूप में प्रशासनिक न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई है, जो कि वास्तविक रूप में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके विवादों के ऊपर सुनवाई करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि नौकरशाही के द्वारा प्रशासनिक कार्य, विधायी कार्य, वित्तीय कार्य और न्यायिक कार्य किए जाते हैं। क्लियर? इधर आइए, अब ये मैंने नोट कर दिया, नौकरशाही के कार्य 1 2 3 4 प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय, न्यायिक। अब इनकी हम व्याख्या करते हैं सबकी। इधर आए। नंबर 1, प्रशासकीय क्षेत्र में भूमिका अथवा कार्य, अर्थात वास्तविक रूप में जो नौकरशाही है, लोक सेवा जो है या सरकारी कर्मचारियों को जो समूह होता है ना, जो समूह होता है, उसके द्वारा प्रशासकीय क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं। मूल काम तो इसका यही है, प्रशासनिक कार्य ही तो है। अब प्रशासकीय क्षेत्र में क्या क्या काम किए जाते हैं, मैंने 3 बिंदु तैयार किए आपके लिए। नंबर 1, तथ्यों एवं आंकड़ों की जानकारी उपलब्ध कराना। अब ध्यान दीजिएगा, जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, इसमें मंत्रीगण होते हैं। तो वास्तविक रूप में किसी भी विभाग की बात लें हम, तो विभाग का अध्यक्ष मंत्री होता है। तो उस विभाग के बारे में कोई भी नीति बनानी है, कोई भी निर्णय लेना है, तो भाई मंत्री को वास्तविक रूप में जो विषय विशेष होते हैं उनके संदर्भ में तथ्य और आंकड़े चाहिए, और जितने ज़्यादा तथ्य और आंकड़े मंत्री के पास होंगे उतनी ही अच्छी नीतियां वो बना सकेंगे। इसलिए जो ये तथ्य और आंकड़े होते हैं, ये जुटाने का काम कौन करेगा? नौकरशाही करेगा, लोक सेवा करेगा, या सरकारी कर्मचारियों का जो इसको आप स्थायी सरकारी कर्मचारी कहेंगे। स्थायी सरकारी कर्मचारियों का जो समूह होता है ना, वो मंत्री को तथ्य एवं आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि मंत्री अच्छे से अच्छी नीतियां बना सकता है। कोई भी समस्या होती है, उस समस्या का समाधान भी अच्छे से निकाला जा सकता है। तो तथ्य और आंकड़े जो उपलब्ध करवाए जाते हैं विभाग विशेष को, उस विभाग का जो अध्यक्ष होता है, मंत्री होता है, मंत्री को, तो वास्तव में ये जो तथ्य जुटाने का काम किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? नौकरशाही के द्वारा किया जाता है, लोक सेवा के द्वारा किया जाता है, या स्थायी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। दूसरा, नीति निर्माण में सहायता देना। वास्तव में नीति निर्माण का कार्य वैसे देखा जाए तो मंत्रीगण करता है, और भी ज़्यादा हम कहें तो संसद करती है काम, ब्रिटेन में लोक सदन करती है। लेकिन नहीं भाई, व्यवहार में वहाँ हम ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल के द्वारा नीति का निर्माण किया जाता है। लेकिन चूंकि मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं, जो मंत्री लोग होते हैं, वो इतने कानून के विशेषज्ञ नहीं होते हैं, और जो ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो नौकरशाही होता है, या स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं, या जो लोक सेवा होता है, जो नागरिक सेवक होते हैं, वास्तविक रूप में बुद्धिमान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में विशेषकर जो मंत्रिमंडल के द्वारा या किसी विभाग के संदर्भ में कोई नीति बनाने की बात आती है, तो मंत्री के द्वारा जो नीतियां तय की जाती हैं भाई, उनमें विशेषकर नौकरशाही का योगदान होता है। नौकरशाही का योगदान होता है। क्यों? क्योंकि जो नौकरशाही होती है, जो लोक सेवा होती है, लोक सेवक होते हैं, ये विषय विशेषज्ञ होते हैं, और ये मंत्रियों को नीति बनाने में बहुत सहायता देते हैं। तो दूसरा है नीति निर्माण में सहायता देना। ठीक है, तो नौकरशाही का ये कार्य हो गया प्रशासन के क्षेत्र में। और तीसरा है स्वीकृत विभागीय नीतियों को लागू करना। स्वीकृत विभागीय नीतियों को लागू करना। अब ध्यान दें भाई, जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, इसमें मंत्रिमंडल आता है, मंत्रीगण आते हैं, प्रत्येक विभाग का जो अध्यक्ष होता है मंत्री होता है। तो वास्तविक रूप में किसी भी विभाग विशेष के संदर्भ में, जैसे शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग बोल सकते हैं आप इसको, इसी प्रकार से अन्य दुनिया भर के विभाग होते हैं।
तो उन विभागों के संदर्भ में कोई भी नीति स्वीकृत की जाती है, मैंने लिखा है स्वीकृत विभागीय नीति, किसी विभाग के संदर्भ में, तो विभागीय नीतियों को जब स्वीकृत किया जाता है तो वास्तविक रूप में उन विभाग की नीतियों को जो लागू किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, इस नौकरशाही के द्वारा ही किया जाता है। ये जो स्थायी सरकारी कर्मचारियों का समूह होता है उनके द्वारा ही विभाग की नीतियों को जो है लागू किया जाता है। अतः आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरशाही के द्वारा विशेषकर 3 कार्य किए जाते हैं, नोट कीजिएगा। दूसरा कार्य क्या है, व्यवस्थापिका क्षेत्र संबंधित भूमिका अथवा कार्य। व्यवस्थापिका मीन्स कानून बनाने के क्षेत्र में भी, विधि निर्माण के क्षेत्र में भी नौकरशाही का जो है योगदान है, नौकरशाही की भूमिका है। नौकरशाही जो है विधि निर्माण संबंधित कार्य भी करती है, कानून बनाने संबंधित कार्य भी करती है। क्या क्या करती है, विधायी क्षेत्र में भूमिका या कार्य। वास्तविक रूप में देखो, जो ये मंत्री गण होते हैं, मंत्रिमंडल जो होता है, कानून की मोटी मोटी रूपरेखा तय कर देते हैं। फिर वास्तविक रूप में यहाँ जो कानून बनाए जाते हैं वो तो नौकरशाही के द्वारा बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये कानूनों के जानकार होते हैं और इसी के साथ में वर्तमान समय में स्वयं जो व्यवस्थापिका है वो व्यवस्थापिका कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्ति हस्तांतरित कर रही है, जिसको कि प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। तो वास्तविक रूप में यहाँ मंत्री गण जो होते हैं वो विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कानून की मोटी मोटी रूपरेखा होती है वो तो मंत्रिमंडल तय कर देता है, लेकिन उसमें रक्त मांस भरने का जो काम होता है, मतलब जो नियम और उपनियम बनाने का काम होता है, वह विशेषकर नौकरशाही के द्वारा ही किया जाता है और विशेषकर यह प्रदत्त व्यवस्थापन के तहत किया जाता है, जिसको हस्तांतरित विधान या प्रत्यायोजित विधान भी कहा जाता है। हस्तांतरित विधान क्या होता है? वास्तविक रूप में वर्तमान समय में जो राज्य का स्वरूप बदल गया है, अर्थात राज्य कल्याणकारी बन गया है, ऐसी स्थिति में राज्य की कार्य संख्या बढ़ गई है, कार्य संख्या बढ़ गई है, संसद के ऊपर भार बढ़ गया है। ब्रिटेन में लोक सदन, भाई 2 सदन है, लोक सदन लोकसभा, लोकसभा शक्ति 3 सदन है, लोक सदन शक्तिशाली, तो वहाँ संसद का मतलब लोक सदन से लिया जाता है। तो लोक सदन सभी कार्यों को नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में लोक सदन वास्तविक रूप में कानून की मोटी मोटी रूपरेखा तय कर देती है और उसके बाद में कार्यपालिका के ऊपर छोड़ दिया जाता है। और कार्यपालिका जो नियम और उपनियम बनाती है, वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत मुख्य जो रोल होता है वो नौकरशाही का ही होता है। ठीक है, आगे बढ़े। उत्तरदायी शासन के क्षेत्र में भूमिका अथवा कार्य। वास्तविक रूप में उत्तरदायी शासन के क्षेत्र में भी जो है ये नौकरशाही का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो ये मंत्री गण होते हैं, मंत्रिमंडल जो होता है संसद की प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब लोक सदन की प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन वास्तविक रूप में यहाँ एक प्रकार से नौकरशाही उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि विभाग का जो अध्यक्ष होता है, विभाग का अध्यक्ष सभी स्थायी सरकारी कर्मचारियों से बात करेगा कि भाई आप ठीक तरीके से काम कीजिएगा, अन्यथा आपको पद से हटा दिया जाएगा। तो विशेषकर मंत्रीगण जो होते हैं वो लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन स्वयं जो स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि नौकरशाही किसी न किसी रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसे कि आप अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्व कह सकते हैं। तो उत्तरदायी शासन के क्षेत्र में भी जो है नौकरशाही द्वारा कार्य किया जाता है। तीसरा, वित्तीय क्षेत्र में भूमिका अथवा कार्य। अब वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र में भी भूमिका इसके द्वारा जो है निभाई जाती है। वित्तीय क्षेत्र में क्या भूमिका निभाई जाती है, आप देखिएगा। वास्तविक रूप में जो आय और व्यय का ब्यौरा होता है जिसे बजट कहा जाता है, तो बजट का जो स्वरूप होता है वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें कि वित्त मंत्री का रोल ज़्यादा होता है। वित्त मंत्री ही जो है बजट को लोक सदन में प्रस्तुत करता है। लेकिन वास्तविक रूप में जो आय और व्यय का ब्यौरा तैयार किया जाता है, इसमें विशेष जो रोल होता है, जो योगदान होता है, वह स्थायी सचिव का होता है, सहायक सचिव का होता है। ये विशेषकर जो बजट का स्वरूप तैयार किया जाता है उसमें योगदान देते हैं। कौन? स्थायी सचिव, क्या बोल रहा हूं मैं? स्थायी सचिव और सहायक सचिव। तो स्थायी सचिव और सहायक सचिव किसमें आते हैं? नौकरशाही में आते हैं। इनके द्वारा वास्तविक रूप में जो आय और व्यय का ब्यौरा होता है ये तैयार करने में महत्वपूर्ण रूप में भूमिका अदा की जाती है। अतः आप कह सकते हैं कि नौकरशाही के द्वारा वित्तीय क्षेत्र में भी जो है कार्य किए जाते हैं। हालांकि ये बात सत्य है कि मंत्रिमंडल के द्वारा ही विशेषकर आय और व्यय का ब्यौरा तैयार किया जाता है, उसके बाद वित्त मंत्री लोक सदन में प्रस्तुत करता है। लेकिन ये सारा जो प्रारूप होता है तैयार करने में वास्तविक रूप में नौकरशाही का योगदान ही होता है। क्यों? क्योंकि ये विषय विशेषज्ञ होते हैं, ये कानून के भी जानकार होते हैं, वित्तीय क्षेत्र के भी जानकार होते हैं, मतलब विशेषकर ये आर्थिक क्षेत्र में भी जो है ज्ञाता होते हैं। इसलिए वास्तव में वित्तीय क्षेत्र में भी इनके द्वारा कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? नौकरशाही के द्वारा, या लोक सेवा के द्वारा, या सरकारी कर्मचारियों का जो समूह होता है उसके द्वारा। तीसरा, विभागीय न्याय संबंधी क्षेत्र में भूमिका या कार्य। वास्तविक रूप में नौकरशाही के द्वारा अपने विभाग से संबंधित क्षेत्र में न्याय से संबंधित कार्य भी किया जाता है। किसी भी विभाग में
अधिकारियों को कोई समस्या होती है तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो है न्यायिक अधिकरणों की स्थापना कर दी गई है। तो उस विभाग से संबंधित फैसला वास्तविक रूप में उस न्यायिक अधिकरण के तहत सुनाया जाता है। अतः आप कह सकते हैं कि नौकरशाही के द्वारा न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं। चौथा है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से संबंधित भूमिका कार्य। देखिएगा भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में वर्तमान समय में ब्रिटेन में राज्य का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। 17वीं 18वीं सदी की बात करते हैं तो ब्रिटेन में जो राज्य था वो डंडे वाला राज्य था, पुलिस राज्य था। केवल व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित कार्य किए जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप बदल गया है। आज जो राज्य का स्वरूप है वह कल्याणकारी राज्य है। क्या है? कल्याणकारी राज्य। और कल्याणकारी राज्य तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा जन कल्याण से संबंधित कार्य किए जाएंगे, अनेकों कार्य किए जाएंगे। और अनेकों कार्य किए जाएंगे तो अनेकों कार्यों को वास्तविक रूप में अकेली राजनीतिक कार्यपालिका थोड़ी ना कर पाएगी। मंत्रीगण क्या करेंगे? ये तो नेतृत्व तो कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कार्यभार बढ़ रहा है तो वास्तविक रूप में प्रशासन की जो सदस्य संख्या है उसमें भी वृद्धि होगी। प्रशासन की जो सदस्य संख्या है उसमें भी वृद्धि होगी। और उसमें वृद्धि होगी क्यों होगी? क्योंकि सामाजिक न्याय, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए जाएंगे जन कल्याण से संबंधित, तो इनमें प्रशासन का योगदान महत्वपूर्ण रूप में होता है। बिना प्रशासन के सहयोग के सामाजिक न्याय या आर्थिक और सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य नहीं किए जा सकते। अतः आप कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से संबंधित भूमिका कार्य भी नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। मतलब जैसे ही राज्य का स्वरूप जन कल्याणकारी बना है वैसे ही प्रशासन के या नौकरशाही के जो कार्य हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसके लिए एक विद्वान बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, सर जोशुआ स्टाम्प। बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश है ये। क्या कह रहे हैं ये? कि मैं अपने मत में बहुत स्पष्ट हूँ। किसके बारे में कह रहे हैं? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से संबंधित भूमिका या कार्य के संदर्भ में कह रहे हैं ये। क्या कह रहे हैं? कि मैं अपने मत में बहुत स्पष्ट हूँ कि लोक सेवकों को नए समाज की स्थापना। अब देखिएगा, लोक सेवकों को नए समाज की स्थापना। भाई जब राज्य का स्वरूप परिवर्तित होगा, क्या परिवर्तित होगा? आज राज्य का स्वरूप कैसा होगा? लोक कल्याणकारी राज्य है। जबकि 17वीं 18वीं सदी की बात करते हैं तो कौन सा राज्य था? डंडे वाला राज्य था, पुलिस राज्य था। आज का राज्य कौन सा है? लोक कल्याणकारी राज्य। तो लोक कल्याणकारी राज्य, तो ऐसी स्थिति के अंदर नए समाज की स्थापना तो की ही जाएगी। क्यों भाई? सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जन कल्याण संबंधित कार्य किए जाएंगे। तो इसलिए नए समाज की स्थापना करना निहायत जरूरी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं अपने मत में बहुत स्पष्ट हूँ कि लोक सेवकों को, ये जो नौकरशाही है, ये जो स्थायी सरकारी कर्मचारियों का समूह है, यहाँ आप ये शब्द और जोड़ सकते हैं, स्थायी सरकारी कर्मचारियों का समूह। ये जो स्थायी सरकारी कर्मचारियों का समूह है उसकी तरफ संकेत है। मैं अपने मत में बहुत स्पष्ट हूँ कि लोक सेवकों को नए समाज की स्थापना का मूल स्रोत होना चाहिए। नए समाज की स्थापना का जो मूल स्रोत है वो नौकरशाही ही है, वो स्थायी सरकारी कर्मचारी ही हैं, वो लोक सेवक ही हैं, वो असैनिक सेवक ही हैं। ध्यान देंगे, नए समाज की स्थापना का मूल स्रोत जो है वो लोक सेवा है, नौकरशाही है, स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं। गैर राजनीतिक कार्यपालिका है, गैर राजनीतिक कार्यपालिका ये। तो वास्तव में नए समाज की स्थापना का मूल स्रोत गैर राजनीतिक कार्यपालिका है, या नौकरशाही है, या लोक सेवा है, या स्थायी सरकारी कर्मचारियों का समूह है, असैनिक सेवक हैं, या लोक सेवक हैं, कुछ भी कह सकते हैं अपने, या नागरिक सेवक हैं। नए समाज की स्थापना का मूल स्रोत कौन है? नागरिक सेवक भी हैं, नागरिक सेवक भी कहते हैं इसको। ठीक है भाई। अच्छा, आगे बढ़े। उन्हें प्रत्येक स्तर पर सलाह, सुझाव तथा उन्नति की बात करनी चाहिए। उन्हें, किसको? लोक सेवकों को, नौकरशाही को। उन्हें प्रत्येक स्तर पर सलाह, सुझाव तथा उन्नति की बात करनी चाहिए। मतलब जो ये लोक सेवक हैं, जो ये स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं, या जो ये नौकरशाही है, इनको वास्तविक रूप में नए समाज की स्थापना का मूल स्रोत
होना चाहिए और इसके साथ में उन्हें प्रत्येक स्तर पर सलाह, सुझाव तथा उन्नति की बात करनी चाहिए। तो ये विशेषकर राजनीतिक कार्यपालिका को सलाह भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं और उन्नति की बात भी करते हैं। और वास्तविक रूप में इनका जो निर्देश होता है, उन निर्देशों को राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्रीगण मानते भी हैं। क्यों? क्योंकि नौकरशाही विषय विशेषज्ञ होते हैं, जबकि ये जो मंत्रीगण हैं वो सामान्यज्ञ होते हैं। इनको वास्तविक रूप में जो है विषय विशेष का विशेष ज्ञान नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये किसने कही है? सर जोशुआ स्टॉर्म। तो आप इस व्याख्यान से ये बात समझ चुके होंगे कि वास्तविक रूप में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में नौकरशाही की कितनी अहम भूमिका होती है। नए समाज की स्थापना में नौकरशाही कितनी अहम भूमिका होती है। वास्तविक रूप में प्रत्येक स्तर पर सलाह, सुझाव, उन्नति की जो बात करने की बात आती है, तो इसमें इनका कितना योगदान हो सकता है। किसका? नौकरशाही का। आपके सामने स्पष्ट है। अंतिम 5वीं भूमिका है या कार्य प्रशासन के विभागों में सहयोग एवं तालमेल संबंधी भूमिका या कार्य। वास्तविक रूप में भाई यहाँ ये राजनीतिक कार्यपालिका मंत्रीगण है, ये स्थायी सरकारी कर्मचारियों का समूह है, ये नौकरशाही कहलाता है। तो विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, रेलवे विभाग है और भी दुनिया भर के विभाग है। तो उन सभी विभागों में वास्तव में जो नौकरशाही है या जो लोक सेवक है या स्थायी सरकारी कर्मचारी जो हैं, ये तालमेल का काम करते हैं। ये बात ठीक है कि अपने अपने विभाग में काम करते हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित कर्मचारी अपने विभाग में काम कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी अपने विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को अलग अलग मानकर काम नहीं करते। ये एक टीम भावना के रूप में काम करते हैं कि वास्तविक रूप में हमें तो जन कल्याण संबंधित कार्य करना है। सरकार जो नीतियां बना रही है उन नीतियों की क्रियान्विति करनी है, उन नीतियों को संचालित करना है, उन नीतियों को लागू करना है। तो सभी विभागों के जो स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं या जो लोक सेवक होते हैं या जो नागरिक सेवक होते हैं या जो नौकरशाही होता है, वो एक टीम भावना के रूप में काम करता है, अलग अलग रूप में काम नहीं करते हैं। इसलिए नौकरशाही के द्वारा ही वास्तविक रूप में प्रशासन के विभिन्न विभागों में सहयोग एवं तालमेल संबंधी कार्य भी किया जाता है। मैंने यहाँ बिंदु लिखा है, प्रशासन के विभागों में विभिन्न विभाग होते हैं, प्रशासन के विभागों में सहयोग एवं तालमेल संबंधी जो है कार्य नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। अर्थात जो लोक सेवक होते हैं वो एक टीम भावना के रूप में काम करते हैं, अलग अलग रूप में काम नहीं करते हैं। वो बात अलग है कि प्रत्येक विभाग के कर्मचारी अलग अलग हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जो ये विभाग के कर्मचारी होते हैं, विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी होते हैं, भाई डेफिनेटली आप हमारे भारत में देख सकते हैं कि एक विभाग में कार्य करते करते दूसरे विभाग में कर्मचारी को भेज दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टीम भावना के रूप में काम करते हैं, ये पृथक पृथक रूप में काम नहीं करते। इसलिए नौकरशाही के द्वारा या लोक सेवकों के द्वारा विभिन्न विभागों में सहयोग और तालमेल संबंधी कार्य भी किया जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको समझा दिया नौकरशाही कार्य, विशेषकर 4 बिंदु से आप समझ सकते हैं। प्रशासनिक कार्य, ये आपके सामने इधर आ गया प्रशासनिक कार्य। उसके बाद विधायी कार्य, ये व्यवस्थापिका क्षेत्र, वही बात आ गई, व्यवस्थापन मतलब कानून बनाने संबंधी कार्य, ये जो है विधायी कार्य आ गए। इसके बाद में ये वित्तीय कार्य होएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, ये होगा ना वित्तीय क्षेत्र में भूमिका, व्यवस्थापिका क्षेत्र में आ गए। फिर ये विभागीय न्याय संबंधी कार्य होगा, ये न्यायिक कार्य होगा। फिर ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संबंधित कार्य होगा, प्रशासनिक विभागों में सहयोग एवं तालमेल संबंधित कार्य हो गया। तो विशेषकर आप यदि चाहें तो इन 4 बिंदुओं से भी नौकरशाही के कार्य एवं भूमिकाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी बातें ठीक से आप समझ गए होंगे। हाँ, यहाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा, चाहे आप ब्रिटिश नौकरशाही के कार्यों का अध्ययन कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में जो नौकरशाही है उसके द्वारा ये कार्य नहीं किए जाते। नहीं, भारत में भी नौकरशाही के द्वारा ये सब काम किए जाते हैं। ध्यान देना है आपको, भारत में भी नौकरशाही के द्वारा ये सब कार्य किए जाते हैं। इसलिए अगर आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं या स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हैं और आपका विषय लोक प्रशासन है या ब्रिटेन के संविधान का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि नौकरशाही के कार्यों की बात आपके सामने आ जाती है, नौकरशाही के कार्य आपसे पूछ लिए जाते हैं किसी भी देश के संदर्भ में, तो आप ये सब कार्य लिख सकते हैं। और विशेषकर भारत और ब्रिटेन के बारे में आपसे पूछा जाता है, मैं तो ये ब्रिटेन के बारे में ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके बारे में तो आप ये लिख सकते हैं। और भारत की नौकरशाही के कार्य भी यदि आपसे पूछे जाते हैं तो ये सारे कार्य आप लिख सकते हैं। सिर्फ यही है कि भाई यहाँ ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जगह भारत लिखते चले जाएंगे,
बाकी आपको कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ जो मैंने लोक सदन का नाम लिया है कि भाई जो राजनीतिक कार्यपालिका है, मतलब जो मंत्रीगण है या जो मंत्रिमंडल है वह ब्रिटेन में लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। मतलब वहाँ की संसद के 2 सदन है, लोक सदन और लोकसभा एक साथ 3 सदन है। तो विशेषकर जो ये मंत्रिमंडल होता है वो लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो भारत की बात यदि आप लेते हैं तो भारतीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति होगा। भाई हमारे भारत में संसद 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बस ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रखेंगे। उसके बाद में राज्य सेवा की बात आती है तो भारत में भी यही 2 सेवाएं हैं, सैनिक सेवा और असैनिक सेवा। इस रूप में जो है आप समझा सकते हैं। और बोलचाल की भाषा में नौकरशाही, अफसरशाही, अधिकारी तंत्र का जो भावार्थ लिया जाता है, हमारे भारत में भी यही भावार्थ लिया जाता है। और भारतीय संविधान के संदर्भ में नौकरशाही का यही अर्थ होगा जो मैंने यहाँ पर नोट किया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सब बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। Thank you very much. Thank you very much.